1971 में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमसे बुरी तरह हार के या आत्मसमर्पण करके गया था। कैप्टन आनंद सिंह हमारे साथ हैं। कैप्टन आनंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ कांग्रेस के युवा चेहरा अमनदीप सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अमनदीप, युवा चेहरा, भविष्य हम लोगों की, आप कह सकते हैं कि सोच के हिसाब से जो नवयुवक है वह हर नवयुवक देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। तो आप भी इस प्रदेश के भविष्य हैं। 1971 आप हमारे समझ से पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि आज के दिन हम लोगों ने बहुत बड़ा विजय हासिल किया था और उस विजय को आज भी हम मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। जी। हम उन सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके परिवार का, उनको कहते हैं कि जिस तरह से वह विजय हमें मिली वह हर वर्ष आज के दिन हम उन सब के साथ मनाना चाहते हैं, उनके परिजनों के साथ मनाना चाहते हैं, उन सैनिकों के साथ मनाना चाहते हैं जिन सैनिकों ने 1971 की वार में पाकिस्तान को जो शिकस्त दी, वह शिकस्त इतिहास में दर्ज है। अमनदीप, कैसा लगता है जब हम विजय दिवस को याद करते हैं और उस विजय दिवस में अपने सैनिकों को, जिन सैनिकों ने हमारी देश की आन बान शान बचाई, उन्हें जब हम सम्मानित करने की बात करते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, तो कैसा लगता है अमनदीप? देखिए सर, पहले तो सबसे पहले तो आज मेरा डिबेट तो बहुत होती है, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कैप्टन साहब खुद मौजूद हैं और ये मेरा खुद का पर्सनल तौर पे मेरा मैं खुद अपने आप को स्वाभाविक सौभाग्य मानता हूँ कि आज मुझे इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है और बात करने का मौका भी मिला मुझे। और सबसे दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से भी विजय दिवस की पूरे प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और उन वीर सैनिकों को नमन करना चाहता हूँ कि वो जिस प्रकार से उन्होंने, आज हम भारत के अंदर रहकर कहते हैं कि आज विजय दिवस है और हमने हमारे दुश्मन देश को, हमारी जो सैनिक हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पूरा पिछाड़ने का कार्य हमारे देश की आर्मी ने किया। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि, और आपकी बात बिल्कुल स्वाभाविक है, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय की ये बात है, लेकिन आज हमने अपनी हिस्ट्रीज में पढ़ा है। और जब भी सर आर्मी की बात आती है, और उससे बड़ा सौभाग्य मुझे ये लगता है कि मैं प्रदेश उत्तराखंड से आता हूँ। प्रदेश उत्तराखंड अगर देखा जाए तो देवभूमि है, लेकिन उतनी ही ये वीरों की भूमि है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े वीर हुए और आर्मी के अंदर भी हमारा सबसे बड़ा योगदान है हमारे पूरे प्रदेश उत्तराखंड का, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है हमारे सभी के लिए, मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए भी है, आपकी प्रदेश उत्तराखंड से आते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है सर, अच्छी बात है और बड़ा अपने आप में मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कहते हुए कि हाँ, आज हमारे देश की आर्मी इतनी मजबूत आर्मी है कि कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। थैंक यू अमनदीप। कैप्टन साहब के पास चलेंगे। कैप्टन आनंद सिंह साहब, देवभूमि उत्तराखंड देवों के नाम से जानी जाती है, लेकिन पूरा देश जानता है, जो उत्तराखंड को नजदीक से जानता है वह जानता है कि उत्तराखंड का हर परिवार देश की सेवा के लिए अपने घर से एक व्यक्ति देता है और उनके वहां रहने से पूरा देशवासी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। 1971 का वर्ष था, आज ही का दिन था जब हमने पाकिस्तान को पूरी तरह मात दी थी और उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कुछ हम चाहेंगे कि आप भी अपने सैनिकों के विषय में बताएं, उस समय आप लोगों के समय क्या था, आपको कैसा लगा होगा जब हमारा देश विजय की रथ पे बैठा होगा और खबर आप तक पहुंची होगी। कैप्टन आनंद सिंह साहब। धन्यवाद साहब। मैं सबसे पहले जाहिर करता हूं उन सैनिकों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि को अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उन माताओं को, उन बहनों को, उन पत्नियों को जो अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे को
त्याग कर जो चले। आज विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, हमें गर्व होता है, हम गर्व महसूस करते हैं कि किसी ने सौगात तो दी है उस इन सैनिकों की वजह से जो आज देश बचा हुआ है। देश की जो अति दुर्गम इलाके, अति पहाड़िया इलाके जो बचे हुए, वो इन सेना पर डिपेंड है। आज हर आदमी देखता है कि सेना कहां पे, सेना अपना काम कैसे करे। सेना का काम अव्वल दर्जे का है, उस समय भी था। 71 से लेकर 73 तक बड़ा गर्व आता है कि भाई सेना ने बड़ा अच्छा काम किया, और नतीजा कुछ गड़बड़ भी। जरूर हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश को बचाने में हमारे सैनिकों का हाथ है, था, है और रहेगा। तो सवाल उठता है कि सैनिकों की क्या कमी रही जो सैनिकों की अनदेखी की गई। 73 से चल के आ रहा है, ये अनदेखी तो होती रहती है, अड़काई है। पर आज हम फिर भी कहते हैं अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वह है आज देश हमारा। सबसे बड़ा देश है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप इस जन्म और मरण की जो बातें आती हैं, जन्म जब लेता है तो आदमी जो है हाथ बंद करके आता है, पृथ्वी पर आता है कि मैं इस पृथ्वी में कुछ करूंगा। जिस दिन जाता है हाथ छोड़ के जाता है, सैनिक भी ऐसे हाथ छोड़ के जाता है, कुछ नहीं लेगा सैनिक, सिर्फ अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने आन मान शान को बचाने के लिए सैनिक ने काम किया है। और आज की जो सरकारें हैं, सैनिकों के परिवारों को सोचना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। हाँ, इन्होंने तो किया जो आज दिखाई दे रहा है, आपको ग्राउंड में दिखाई दे रहा है कि जितनी भी गाथाएं गा रहे हैं, पूर्वजों ने किया था। कर्म पत्री, जन्म पत्री भी लिख दी गई थी, उसी सामाजिक काम होते जा रहा। और आज भी सैनिक, आज भी देश की रक्षा के लिए प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक बॉर्डर पर, सेना कंट्रोल पर 24 घंटे हर समय सैनिक तैयार। हमें गर्व होता है आज इस विजय दिवस पर। मैं चकमे पहन के आया, मैं टोपी पहन के आया, शाम के वक्त था, मैंने कहा आज तो मेरा जो है विजय दिवस है, फिर भी पहन के आया। मैंने कहा नहीं, आज शाम तक ऐसे रहूंगा। त्याग बलिदान की वजह से आज हम चैन की नींद सो पाते हैं जी। हमारे तमाम बॉर्डर सुरक्षित रहते हैं जी। जो -40 -50 डिग्री टेम्परेचर में ना अपने परिवार की चिंता, ना अपने बीवी बच्चों की चिंता, उनके एक ही चिंता रहती है कि मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे। उन तमाम ऐसे वीर जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। और देखिए, आज विजय दिवस है, आज बांग्लादेश आज ही के दिन हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त करी थी। और जो उसके रियल हीरो थे जनरल मानेक शाह, जनरल मानेक शाह, जिनकी कांग्रेस की सरकार के द्वारा 19 सालों तक पेंशन रुकाई रखी, जिनको इस विजय का जो अपमान का इतना बड़ा जो दंश झेलना पड़ा। और ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 45 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन रुकाए रखी, जिन्होंने सेना के हाथ बांधे रखे, जिन्होंने बोफोर्स की दलाली खाई, जिनके जीजा और मामे कादरोची जो तमाम रक्षा सौदों में लगातार दलाली करते रहे, और जिन्होंने हमारे देश के और हमारे प्रदेश की आन बान और शान जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बोलने का दुस्साहस किया, जिन्होंने पत्थरबाजों का समर्थन किया, जिन्होंने आतताइयों और आतंकवादियों का समर्थन किया, और अग्निवीर योजना का जिन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। और लगातार कभी जब जब इनको मौका मिला, चाहे सेना के हथियारों की बात हो, चाहे विमानों की बात हो, चाहे रॉकेट्स की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, हर चीज के अंदर केवल और केवल भ्रष्टाचार और दलाली खाने का इन लोगों ने काम किया।
तो ठीक जो ठीक ये सीधे अटैकिंग मोड पे आ गया जा संजय जी, जी 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 जिस तरह से ये एक छल और प्रपंच इनकी नस नस में बसा है, और इन लोगों ने जो एक मैं सोचता हूँ एक घृणित मानसिकता के तहत केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से इन्होंने समय समय पर सेना को अपमानित करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, पुलवामा अटैक पर इन्होंने आतंकवादियों के साथ खड़े होकर सेना के ऊपर सवाल उठाने का काम किया। ऐसे समय पर ये लोग जो कह रहे हैं कि हम सैन्य दिवस मनाएंगे, आपको तो पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। जो आपने सेना को बदनाम करने का, सेना का अपमान करने का जो आपने समय समय पर काम किया, आपको पश्चाताप दिवस के रूप में इसको मनाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ पूरी हमारे आर्मी के जितने पर्सनल्स हैं वो आपकी हकीकत को अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से संजय जी देखिए, हमारी सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। शहीदों के घर की माटी, मेरी माटी मेरा देश, इस योजना को लागू करके तमाम शहीदों के परिवारों को एक तरह से उनको याद किया गया, उनको सम्मानित करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया। सैन्य धाम का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा किया गया। शहीद परिवारों का जो हाउस टैक्स था उसको पूरी तरह से माफ किया गया। और जो पूर्व सैनिक हैं उनके विजय दिवस पे तो जानना चाहे, उनके टैक्सेस पे भी रिलैक्सेशन दिया गया। और जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों को राज्य सरकार में नौकरी देने का भी काम हमारे सरकार के द्वारा। संजीव वर्मा जी बहुत फेरिस्त बड़ी लंबी है, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। ताबूत कांड कब हुआ था, किसने किया था मालूम है? आरोप किसके ऊपर लगा था मालूम है आपको? श्रीमान के साथ आरोप लगा था। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राजनीति सैनिक से राजनीति किसने शुरू की? सैनिकों को सामने लेके कौन आया? सैनिकों पे जो इतनी बड़ी बातें की जाती है। कैप्टन साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। कारगिल युद्ध से पहले जब सेना का कोई भी जवान या अधिकारी कोई शहीद होता था तो उनका बक्सा और उनका जो भी सामान होता था वो और उनकी वर्दियां घर तक पहुंचाई जाती थी। उनका जो पार्थिव शरीर वो भी नहीं भेजा जाता था। हमारी अटल जी की सरकार में उसी समय आपने ताबूत कांड को लेकर इतना बड़ा एक निर्णय हुआ, इतना बड़ा निर्णय हुआ। और ये जो हमारे जितने सैनिक थे, जितने आर्मी के अधिकारी थे, उनको एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा गया। जो आप ये जो ताबूत कांड, ये लाना फलाना जितनी बातें करते हैं, ये कांग्रेस का जो व्हाट्सएप वो है ना, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी, ये सारी चीजें उसी की सर आपको जानकारी नहीं है। अभी हमारे डिबेट के बाद आप सर्च कीजिएगा कि ताबूत कांड किस समय हुआ था, ताबूत कांड पे कौन कौन निशाने पे था, और उस समय 2000 का दौर था। आप देखिएगा 2001-2002 में कितना तेज ये चीज चली थी। अब चलिए, आपकी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप आज है, ताबूत कांड कब हुआ था? आज से कम 22-23 साल पहले हुआ था। अमनदीप, ये आरोप प्रत्यारोप में हम अपने उन लोगों को लाते हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हमें भी नींद आती है, हमें भी सुरक्षा के लिए खुद बंदूक लेके नहीं खड़ा होना पड़ता, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब उस पर भी राजनीति होती है तो क्या ये माना जाए कि जो राजनीतिक दल है उनका स्वरूप बदल चुका है? अमनदीप सर, सबसे पहली बार जब डिबेट शुरुआत हुई है डिबेट की, देखिए मैं यही चीज अभी कहने वाला था कि बीजेपी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है। आज के समय में प्रवक्ता, आज विजय दिवस का है, आज दिन है, इतना बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, हमारे बीच में कैप्टन साहब उपस्थित है, लेकिन मान्यवर को अपनी चीजों को टारगेट करना है, अपनी चीजें। देखिए ये नेगेटिविटी है। अब ये ठीक है, स्वाभाविक है कि जैसे आपका शासनकाल है, आपके शासनकाल में जो कार्य नहीं हुए वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, जो कांग्रेस के शासनकाल में कार्य नहीं हुए वो आपके द्वारा किए गए। हमारे द्वारा इस चीज के ऊपर भी बात नहीं हुई,
मेरे द्वारा एक बार भी ये नहीं कहा गया कि बीजेपी ने अग्निवीर योजना गलत लेके आए, मेरे द्वारा कभी ये नहीं कहा गया कि ये चीजें गलत है। आज हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए, वो ठीक है, एक विषय अलग होता है, लेकिन हर बार अपनी चीज को नेगेटिविटी दिखानी, हर चीज में मैं समझता हूँ कि आर्मी को आप राजनीति में ले आए, ये चीजें बहुत स्वाभाविक, ये बहुत अलग है, अलग विषय है हर चीज का। अब दूसरी बात, अगर इन्होंने राजनीति की बात की है तो सर मैं भी थोड़ी सी कर ही लेता हूँ। जैसे अभी मान्यवर द्वारा कहा गया कि अग्निवीर योजना है। अब देखिए अग्निवीर योजना के अंदर जो युवा जाता है, 4 साल का टेन्योर होता है, 4 साल बाद सरकार उसे 11,71,000 में दे देती है। अब वो 11,71,000 का क्या करेगा 4 साल के बाद? उसको आपकी कोई नौकरी दे रहे हैं? आप उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं? आप उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं क्या? आप उसको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं क्या? आप उसको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं क्या? और दूसरी बात, पहले आप मान्यवर, अब आपने शुरू किया तो आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था बोलने से नहीं होती है, करने से होती है। दूसरी बात, पंजाब के अंदर अग्निवीर योजना के तहत आर्मी सोल्जर खत्म हुआ, शहीद हुआ, आपने उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया। आप बात करते हैं आर्मी की, आपकी देखिए ये नेगेटिविटी है। आज पूरे प्रदेश को अपने आप पे गर्व है। मान्यवर, हमने तो नहीं कहा कि जब ये आज जो विजय दिवस आप मनाते हैं, ये कांग्रेस के समय में हमने उस पे पराजित किया था उन्हें, हमारे दुश्मन देश को। आप हमारे स्वयं लीजिए, हम बोलेंगे कि हमने कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, हमने नहीं कहा, उस चीज ने नहीं बोला हमने। लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि 19 सालों तक, अगर आप बोल रहे हैं कि 19 सालों हमने ये तक चीजें पेंशन रोके रखी, हमारी सरकार को बाहर करने का सुन लिया। 2 मिनट साहब सुन लेते हैं, अमनदीप की सुनते हैं। हर आदमी का, क्योंकि एक हमारे बीच में सम्मान, अपने आप में एक सम्मान के रूप में कैप्टन साहब बैठे हैं, तो उनके सम्मान में आज हम न लड़े। आज हम सीधे सीधे केवल विजय खुशियां मनाएं, विजय दिवस के सेलिब्रेट करें सर, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। चलो अमनदीप, मैं लौटता हूँ। कैप्टन साहब, क्या सही में आज राजनीति का स्वरूप बदल चुका है? हर चीज पे हम राजनीति करते करते अपने सैनिकों पर, अपने देश के गर्व पर, अपने सम्मान पे हम राजनीति कर रहे हैं साहब। दोनों पार्टियां सैनिकों को लेकर के निशाना वो कर रहे हैं, ऐसा है वो वैसा है। तो क्या आपको लगता नहीं ये जो हरकतें हो रही हैं, कम से कम सैनिक को तो बख्श देना चाहिए कैप्टन साहब? मेरा कहने का मतलब ये है साहब, सैनिक तो नहीं देखता है जब वो देश सेवा करता है, वो बाहर की बातें नहीं करता। उसका मतलब तो सिर्फ एक ही रहता है, मेरा देश कैसे सुरक्षित है, मेरे देश की मातृभूमि कैसे बचे। तो सवाल ये उठता है, पीछे की जो राजनीति है उसको क्यों बीच में लाया जाता है? और लाया भी जाता है तो हमारे साथ तो कोई पहले से भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अगर जहां सैनिकों की बात है, मैंने 30 साल सर्विस करने के बाद 30 साल हमने इंडियन आर्मी के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमने के बाद, अरे कुछ तो ठीक है, मान बड़ा, धन बड़ा, गौरव बड़ा, पद बड़ा, सब दिया। ऐसा नहीं है, जो हमने जितने मेहनत की है उसके मुताबिक हमको मिला भी, हम नहीं कर नहीं मिला, पर कुछ ना कुछ कमियां तो रही है। क्योंकि ये कमियां आज नहीं उबड़ी, ये कमी उबड़ी 71 वार के बाद, 1971 वार के बाद, और 1973 में ये ठप कर दिया गया कि सैनिकों के लिए कुछ न किया जाए। अच्छा, ये हुआ है, ये हकीकत हुआ है जो आप सैनिक परेशान होती है। आप 10 सैनिक घूम रहे, रोडों पर सैनिक पड़े हुए हैं, जंतर मंतर पर सैनिक पड़े हुए हैं, कौन तो ऐसा नहीं है। सैनिक कुछ अपने आन मान और शान को बचाने के लिए आज भी है, खड़ा है, और वो आगे करेगा, इसका रिजल्ट आएगा। मैं तो नहीं कहता हूं कि मैंने तो कांग्रेस को भी नहीं बोला कांग्रेस खराब है, मैं तो नहीं कहता हूं कि बीजेपी, बेहतर से बीजेपी ने जो किया है, कुछ किया है, मोदी जी ने किया है 2014 में सैनिकों के लिए, कुछ उन्होंने जो है बोला नहीं किया है। आरोपी का जो मामला है उन्होंने पटल पर रखा, तो बहुत लंबा लटका हुआ था, 42 साल 43 साल से लटका हुआ था, उसको जो पटल पर लाने की कोशिश की है, उसमें थोड़ा बहुत सैनिकों का मान बढ़ा है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं, उससे आगे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट रिपोर्ट, उसके बाद थोड़ा बहुत तनख्वाही बढ़ी। आज मेरी तनख्वाह 50,000 है,
मेरी तनख्वाह 50,000 रुपया है। वो जब मैं रिटायरमेंट आया था 2010-11 में जब रिटायरमेंट आया, मेरी तनख्वाह 14,000। अच्छा, जरूर प्रॉब्लम के साथ साथ है सैनिक की, सैनिक फिर भी खड़ा है, नहीं भाई मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरे देश की आन बान शान के लिए मैं देश की खड़ा हूं। आज वो फिर भी नहीं रो रहा है। जितने आज के करप्शन हो रहा है उसके मुताबिक सैनिक अभी भी नहीं रो रहा है। सैनिक फिर भी बोला है कि हमें आन बान शान की लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। मैं आज दोनों प्रवक्ता बैठे, चाहे बीजेपी कांग्रेस महोदय, मेरा दोनों से कहने का मतलब ये है, इस राजनीति को सैनिकों के ऊपर मत रखो ना, मत हो। सैनिकों को बढ़ावा दो कि मेरा देश का सैनिक है, ये आगे जो है देश को बचाएगा। ये आखिरी दम पर ऐसा पुल बनाओ, ये हमारे देश पर कोई भी संकट आएगा, हमारा पूर्व सैनिक या सैनिक आखिरी दम तक देश के साथ खड़ा। सही हो। देश मजबूत होगा, देश की कड़ी मजबूत होगी। ये नहीं मानता हूं कि मोदी जी ने कुछ हद तक देश को मजबूत बहुत किया। कंट्रोल में जो परेशानी थी हमने देखा है, ग्राउंड में देखकर जाके देखा है, हम मिट्टी के घरों के अंदर रहते थे, सब छुपाते थे आज रात बच जाएंगे, दूसरे दिन भगवान का नाम लेते थे कि आज रात बचे, पर आज वो सुविधा से हम बाहर निकल चुके हैं। आज देश आगे बढ़ चुका है। आज देश हर सैनिक बचने की कार्रवाई जानता है और कोई खतरा नहीं है। आज हमारा सिपाही सुरक्षित है, देश का सिपाही सुरक्षित है। ये जंग। धन्यवाद कैप्टन साहब, बहुत अच्छा। संजीव वर्मा जी, जैसा कैप्टन साहब ने भी कहा कि सारी चीजें हो, लेकिन राजनीति से कम इन्हें दूर रखिए। ये राजनीति के मोहरे मत बनाइए, इन्हें राजनीति पे मत घसीटिए। जो आपको करना है हर विषय पे करिए राजनीति, लेकिन कम से कम जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हैं, जिनका परिवार अकेले रहता है, उन्हें नहीं पता कि उनके परिवार का वह बच्चा वहां पे सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा होगा किस स्थिति में होगा, उसमें राजनीति ना हो। और अगर ये बात कही जा रही है तो मैं समझती इसका तो आप लोगों को भी समर्थन करना चाहिए साहब। संजय, देखिए हमारी सरकार है जी, चाहे वर्तमान जो हमारे सैनिक हैं, सेना के हमारे अधिकारी, चाहे तीनों सेना, थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे नेवी, जी, सभी के उच्चीकरण का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। सेना को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो कभी भी कोई युद्ध होता है या कुछ होता है, उनके लिए इस तरह के इक्विपमेंट्स, उनके लिए इस तरह की वर्दियां, उनके लिए जो मैंने पहले जो जिक्र किया आपसे, -40 डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारे जवान देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और उनको अपने सुख की चिंता नहीं बल्कि उनको चिंता है कि मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे। तो एक जो जज्बा है, उस जज्बे को कोटि कोटि सलाम है। और उसके उनके लिए जो इस प्रकार की जो वर्दियों की व्यवस्था और तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था, ताकि उनको किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम में भी उनके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो इसका भी पूरा ध्यान हमारी सरकार रख रही है। समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी सेना के बीच उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, चाहे दीपावली हो, होली हो, जब वो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर उनका सीना कितना गर्व से ऊंचा हो जाता है, और एक जो मनोबल में कितनी मैं सोचता हूँ वृद्धि होती होगी। तो यह इस चीज का आभास वो सैनिक ही कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये उनका मनोबल बढ़ाना भी हम सबका अच्छी बात है, एकदम से हम सबका कर्तव्य भी है। और जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार आई है, हमने सैनिकों के सम्मान के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए, और उत्तराखंड तो एक तरह से सैनिक बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो तमाम पूर्व सैनिक यहाँ पर बसते हैं, उनके जीवन में कैसे हम और अधिक गुणात्मक सुधार लेके आए, उनके जो बच्चे हैं उनको कैसे देश सेवा के प्रति, और एक उनके घर के जो परिवार के लोग हैं वो भी प्रेरित करते हैं,
और सरकार भी अग्निवीर जैसी एक बड़ी योजना को लाकर उनके परिवारों को भी प्रेरित कर रही है कि आपके परिजन, आपके जो बड़े हैं, उन्होंने भी देश की सेवा करी है, आपकी देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो इस तरह से कई सारे जो काम है, कई सारे योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा लाई गई है और एक बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा उनके बच्चों को मिले। तमाम सेंट्रल स्कूल्स में, तमाम सैनिक स्कूल हैं और अन्य कई सारे जैसे IMA है और जो जितने पूर्व सैनिक है उनके बच्चों को आरक्षण, उनको वरीयता, इस प्रकार के जो देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं सोचता हूँ आज प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए जो लगातार माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ बहुत एक धन्यवाद संजय जी। आपने अमनदीप जी के आरोप को गलत साबित कर दिया। अमनदीप जी ने कहा केवल निगेटिविटी है आप लोगों के अंदर, आप लोग अटैक करते हो, बिना बात के करते हो, लेकिन इतनी पॉजिटिव बातें आपने कही, धन्यवाद आपको। अमनदीप सैनिक है और हर देश के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान का भी सैनिक पूरी तरह से बॉर्डर पे लगा हुआ है और आप भी समझते हैं हर आदमी, और ये तो कहावत कही गई है कि वो बॉर्डर पे सोते हैं तभी हम घर, अगर बॉर्डर पे वो जागते हैं तभी हम घर में सो पाते हैं, नहीं तो क्या स्थिति हो। जिस तरह का माहौल इस समय पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन हिंदुस्तान आज सबसे मजबूत देशों में एक होकर के इन्हीं के नाते, इन्हीं सैनिकों के नाते आ गया। अमनदीप, आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, फालतू आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि अभी भी जो बीच में एक माहौल बना था कि हर घर से लोग फौज में जाने से डरने लगे थे, अपने आप को पीछे करने लगे थे, अब क्या आज भी वह चीजें वापस आनी चाहिए? हर घर में ये माहौल बनना चाहिए कि हमारे घर का एक बच्चा फौज में हो, देश की रक्षा के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए हो, तो हमें और ज्यादा गर्व महसूस होगा। अमनदीप, बिल्कुल सही बात है सर, ये हकीकत है और ये मैं समझता हूँ कि ये चीज होनी भी चाहिए, जो पहले के पुराने लोग किया भी करते थे। अगर घर के अंदर 2 लड़के हैं तो एक लड़का आर्मी में है। और अभी जैसे हमारे प्रदेश की बात है तो मैंने अभी इससे पहले यही कहा था कि देवभूमि होने के नाते नाते साथ ही वीरों की भूमि ऐसे तो नहीं बन गई। हमारे अगर प्रदेश से अगर एक सैनिक भी जाता है हमारे घर, प्रत्येक घर से, तो आज वो वीरों की भूमि का जो हमें गर्व महसूस होता है, हमें सुनने को मिलता है, वो ऐसे ही है। और ये दोबारा चीजें आनी भी चाहिए, ये हकीकत है। आरोप प्रति आरोप आपकी बात बिल्कुल सही है, चलते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्मी को इस चीज से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अभी कैप्टन साहब ने जिस प्रकार से बताया कि आर्मी की क्या दुर्दशा पहले थी, आज के समय में क्या इनके अपग्रेडेड हुए हैं, मैं इस बात को बिल्कुल आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिना हिचके हुए कि बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार द्वारा ये कार्य किए गए हैं तो हम आर्मी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और सराहना करते हैं कि इस समय में, आज के समय में देखिए हर पूरे देश की स्थिति, भूगोलिक स्थिति हर समय अलग होती है। पुराने के समय में हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, आज हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है। आज से 20 साल बाद की बात करूंगा तो उसमें और बेहतर इक्विपमेंट्स हमारी आर्मी के पास होंगे। और मैं तो यही चाहता हूं कि आज के समय में देखिए, आज हमारे घर के अंदर भी बात होती है तो अगर लड़की है, लड़का है, तो उसे यही कहा जाता है कि या तू बिजनेस कर ले, या तो IT सेक्टर में चले जा, या तो फलानी जगह जॉब कर ले। लेकिन आज मेरे घर के अंदर खुद है, हमारे घर में नहीं कहा जाता कि तुम आर्मी ज्वाइन करो, क्योंकि वो जो चीज है, वो जो इमेज जो बैठ चुकी है लोगों के मन में, दिमाग में, आज हमारा युवा धक्के खा रहा है। आज हमारा युवा अलग प्रदेशों में जाके 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहा है। तो वो युवा ग्रेजुएट युवा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन वो आर्मी में नहीं जा रहा है। देखिए इन चीजों के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आदमी डरता है, उसके माँ बाप डरते हैं कि हमारा एक लड़का है या 2 लड़के आर्मी में चले जाएंगे तो क्या होगा। ये जो बहुत चीजें इमेज हमारे दिमाग में बनती है, होती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात के साथ बिल्कुल 100% कहता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे आर्मी में जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए, नेवी में जाना चाहिए कि हमारे देश की रक्षा का सवाल है, हमारे देश के प्रति सेवा का सवाल है। छोटा सा प्रश्न मंदिर जी, आपने भी कहा, सर ने भी कहा, कैप्टन सर ने भी कहा, संजीव वर्मा जी ने भी कहा और हमने भी कहा कि सैनिकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो किन उद्देश्यों के साथ आज कांग्रेस ने घोषणा की है
कि प्रदेश में सैनिक को उन्होंने फोकस करते हुए कहा है, सैनिकों को लेकर के सम्मेलन किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो क्या इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए? नहीं सर, ये राजनीतिक विषय एक अलग है ना। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग उस भूमि पे रह रहे हैं जो वीरों की भूमि है, अगर हम अपने वीरों को ही नहीं पूछेंगे तो देखिए, हम तो विपक्ष हैं। विपक्ष होने के नाते जितना कर्तव्य देखिए पक्ष का बनता है, उतना ही विपक्ष का बनता है। और जो हमारे से हो सकता है हमारे सैनिकों के लिए विपक्ष में होने के नाते, वो हम करने को तैयार है और हम आगे करेंगे भी। अगर कल को हमारे धरातल पर मैं समझता हूँ कि इस चीज की लड़ाई लड़ने का कार्य सरकार से भी करना होगा, वो भी हम करेंगे। देखिए, वो चीजें अलग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अगर कांग्रेस ये उद्देश्य ला रही है, ये चीज कर रही है, इससे पहले भी हमने पूर्व सैनिकों का मान सम्मान किया, ऐसी बात नहीं किया, और समय समय पर करते भी हैं। लेकिन अगर इस बड़े स्तर पे होगा तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य और अच्छी बात है। कैप्टन साहब, बीच में एक माहौल बना था, लोगों ने देशभक्ति से, कह लीजिए फौज में जाने से लोग पीछे हटने लगे थे। और आज भी मैं देखता हूं, जैसा अमन ने कहा, कि लोग अपने बच्चों को आईटी सेक्टर में भेजना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सीए बनाना चाहते हैं, फौजी बनाना नहीं चाहते। तो क्या एक देशभक्ति का जज्बा और पैदा करने की जरूरत है? लोगों तक जाकर के उन्हें बताने की जरूरत है कि देशभक्ति सबसे पहला धर्म होना चाहिए। कैप्टन साहब, मेरा कहने का मतलब यह साहब, देशभक्ति का एक जुनून होता है। देशभक्ति किसी में थोपी नहीं जाती कि भाई नौकरी करने का ही कोई जरिया थोड़ी देशभक्ति। जी, अगर आप में जिज्ञासा है, आप में ताकत है, आप में जो है कर्मठता है, आप में जो है देश के साथ खड़े रहने की ताकत, तो उसी को देशभक्त कहते हैं। आज की जो पीढ़ी, हमारी पीढ़ी है, ये नहीं सोच रही कि इंडियन आर्मी के आगे अंदर जो है क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। इसको ये चीज पता नहीं अभी तक। इंडियन आर्मी के अंदर आपने देखा, बाकी देशों के अंदर भी आपने देखा, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, ये गलत नहीं था। कोई भी दस्तूर जो है गलत नहीं है। जितना आदमी ट्रेन होगा वो आप देश के लिए जो है सुरक्षा बनेगी, देश की सुरक्षा मजबूत होगी। सवाल उठा है, उन्होंने उठाया सवाल कि अग्निवीर का। अरे अग्निवीर ठीक थी, कोई गलत नहीं था, कोई गलत नहीं है। अग्निवीर उस मलाई को जो उसमें से बनता है उसको आरक्षण किया जाए। और मेरे अपने सरकार से भी कहने का मतलब है, मेरे बीजेपी से कहने का मतलब है कि भाई जो ये बाकी सैनिक है उनका भी ध्यान दिया जाए भाई। और जो शहीद हो रहे हैं वो एक दिन के लिए भी सेना के अंदर गया था। मेरे अपना सरकार से, अपने माननीय मोदी जी से कहने का मतलब मेरा यह है कि जो एक दिन के लिए भी गया सेना के अंदर तो सैनिक है, और उसका वही सम्मान होना चाहिए जो एक शहीद का होता है, उसका दर्जा वही मिलना चाहिए। उसके लिए क्या राजनीति? अरे उसने देश में मरा, देश के लिए लड़ाई करते समय मरा, या देश की गाड़ी में मरा, देश के लिए बम्बार्डमेंट में मरा, उसके लिए एक सम्मान होना चाहिए। ये नजरिया मत बोलो कि इसने 2 साल किया, इसने 4 साल किया। और कल लड़ाई करेगी 4 साल वाला युद्ध में, लड़ाई लगेगी 4 साल वाला युद्ध में जाएगा। कैप्टन साहब, ये आज के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है कि फौज से वो कन्नी काट रहे हैं। तो क्या, कैसे इसको सुधार किया जाए? आपने कहा ये तो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा उनके अंदर अगर नहीं आ रहा है तो कैसे किया जाए इसको? मेरा तो सवाल एक ही है साहब कि सबसे पहले जब देश के अंदर जब जवान लड़का 18 साल का होता है, देशभक्ति का उसको कुछ ना कुछ पाठ तो पढ़ाना चाहिए ना। जब वो सेना के अंदर भी जाता है उसको देश के गुणगान करने का तो उसको शब्द आना चाहिए ना। किस प्रकार गुणगान हो देश का, किस प्रकार मैं अपनी भूमि को बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। राइट। अगर ये जिसमें नहीं है तो बाहर निकलेगा। आज भी अगर मैं थोड़ा, मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मैं तो ज्यादा पढ़ लिख गया। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मोदी जी ने बोला था कि भाई ठीक है तुम पढ़ रहे हैं, एमए कर दिया, ट्रिपल एमए किया, 54 एमए कर दिया, एमए करने के बाद भी तुम्हें घुमाता नहीं, और तुमने गुणनखंड तो किया नहीं है। तुमने तो ग्राउंड पकड़ा नहीं है, ग्राउंड की परिभाषा क्या है, ग्राउंड को कितने भागों में बांटा जाएगा, वो तुमने किया नहीं। तो तुम जब फील्ड को ही नहीं देते तुम क्या नौकरी करोगे? तो सबसे पहले नौकरी चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो गुणवत्ता जरूर होनी चाहिए। और सैनिक को भी वही जवान, वही लड़का सेना के अंदर जाएगा जिसमें जमीन का मादा हो,
और जमीन पकड़ने की काबिलियत हो, जमीन की परिभाषा जानता हो, ये शुरू से हुनर होनी चाहिए, ये हुनर है तो आराम से जो है वो सेना के अंदर जाए, ऐसा नहीं है। धन्यवाद संजीव वर्मा जी। अंतिम प्रश्न आपके पास में लेके आ रहा हूँ। कई चीजें हैं, पिछले दिनों में काफी चीजें देखने को मिली। हकीकत में कहने में कोई गुरेज नहीं कि लोग देशभक्त हुए हैं। अब भले हकीकत क्या है वो अलग बात है, लेकिन देखने को मिलता है देश और देश के लिए मरने मिटने के लोग तैयार हैं। चाहे फौज में नहीं है तब भी देशभक्ति की बात चल रही है, देश के लिए बातें चल रही है। इन सब के साथ अगर हम अपने बच्चों को एक ट्रेनिंग के रूप में, एक देश में जाने के रूप में, या फौज में जाने के लिए, या देश के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करें, या कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाएं, क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरह आगे आकर कुछ इस तरह की चीजें करनी चाहिए? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, एक ये एक ट्रेंड सा बना जी। मेरा बेटा तो आईटी कंपनी का सीईओ बन जाए और पड़ोसी का भगत सिंह बन जाए, पड़ोसी तो हाँ, भगत सिंह हमारे घर में ना पैदा हो, भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना, पड़ोसी के। राइट। तो इस ये जो मानसिकता है इसका त्याग करना होगा सबसे पहले तो, क्योंकि भगत सिंह होंगे तभी उन्हीं के बदौलत आज हम इंजीनियर, उसी की बदौलत इंजीनियर डॉक्टर जिंदा रहे। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में सांस ले रहे हैं, नहीं तो आज गुलामी का जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। तो उनको नमन भी करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेके अपने बच्चों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम का एक जो भाव है वो जागृत करने की तमाम सभी लोगों को आवश्यकता है। उसमें ना कोई दल, ना कोई जाति, ना कोई पंथ, ना संप्रदाय, सभी को राष्ट्र प्रथम, बाकी सब कुछ देते। इस भाव के साथ जब हम लगेंगे और अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो वीर हैं, उनकी गाथाएं। लेकिन सर आज तो देखने को मिलता है हम हिंदू है, मुस्लिम है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसा क्यों है? संजय जी देखिए, ये राजनीति की वजह से, ये सब कुछ राजनीति की वजह से, और राजनीति को परे रखते हुए सबसे पहले राष्ट्र प्रेम की ओर हम लोग बढ़े। जिस प्रकार से आप ये देखिए, अभी जो जातिगत जनगणना की बात आई, जातिगत जनगणना एक इतना बड़ा विष है समाज के लिए कि जब कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष को बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इनको ये दिखा कि हमारी हर जगह पराजय हो रही है, तो लगता है उन्होंने कहा कि भाई को भाई से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो, और समाज के अंदर जो एक विखंडन का भाव राजनीतिक उद्देश्य तो पता चले। अगर जाति जनगणना हो रही है ये पता तो चले उसका उद्देश्य। सही बात, केवल उसका उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर विखंडन करना और समाज को पूरी तरह से बांट देना। और अब आप ये देखिए, एक समय आया कि मैं हिंदू, आज लोग कहते हैं नहीं तुम हिंदू नहीं, तुम जाट हो। तुम कहते हैं नहीं तुम ब्राह्मण हो, जाट और ब्राह्मण तो अलग अलग है। तो भाई है तो हिंदू, मैं हिंदू हूँ, ये होना चाहिए, उसमें हिंदुस्तान में होना चाहिए। धन्यवाद इस तरह का कैप्टन आनंद सिंह साहब, और धन्यवाद अमनदीप जी। दिन है और इस दिन को हम सबको मनाना चाहिए विजय दिवस के रूप में। और विजय हमने प्राप्त की है तो ऐसे ही नहीं प्राप्त की है, बहुत कुछ खोया होगा। हो सकता है हम लोग उस समय पैदा ही ना हुए, हो सकता है उसकी जानकारी हम लोगों को पूरी ना हो, लेकिन हमें जाकर के उस जानकारी को इकट्ठा करनी चाहिए। आज के दिन मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि 71 की गाथा को जरूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि यूं ही हम आज आजाद हवा में खुशहाल नुमा माहौल में नहीं बैठे। 71 का वह दिन या 71 का वह वर्ष याद कीजिए, आज का वह दिन याद कीजिए जब एक महीने पहले, आज के एक महीने पहले 16 नवंबर को क्या स्थिति थी, जब 16 दिसंबर को हम जीते हैं तब क्या स्थिति हुई होगी। तो किसी भी गाथा को याद करने के साथ साथ उसे जानने की जरूरत है, और जानने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो मैं तो आज अनुरोध करूंगा आप सबसे कि 1971 की जीत को जरूर पढ़ें आप, तभी जाकर के आपको गर्व होगा
कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की जान वह सैनिक है जिनके साथ आज हम यहाँ बैठे भी हैं। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।